जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमके साहू क्लासेस में स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 31 यानी 31 है, जो कि घटना चक्र विश्व का भूगोल में ये 31वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे आर्द्रता, वायुदाब एवं बादल। आर्द्रता, वायुदाब एवं बादल से रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे, जो अब तक पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये चूंकि बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं, बहुत ही छोटा है, मुश्किल से ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपके 12 से 13 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए इसको देख लेना बहुत जरूरी है। और वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अपने मित्रों को साथ शेयर जरूर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी पे लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है, और कारण आर दिया हुआ है कि नमी की जलवाष्प के रूप में रखने की जो क्षमता है वो तापमान से संबद्ध है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। और कोड में आपके ये दिए हुए हैं कि कोड दिया हुआ है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इससे देख लेते हैं रिलेटेड फैक्ट। कह रहा वायुमंडल में नमी की मात्रा का संबंध मुख्यतः तापक्रम से होता है, अतः कारण आर सही है। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांश के अनुसार घटती जाती है, अर्थात उच्चतर कटिबंध में नमी का जो प्रतिशत है वो 2.6 से 50 डिग्री अक्षांश पर नमी का प्रतिशत 0.9 तथा 70 डिग्री अक्षांश पर नमी का जो प्रतिशत है वो 0.2% ही रह जाता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का 90% संचित रहता है, अतः कथन जो है ये भी सही है। और चूंकि नमी वाष्प तथा तापमान में सापेक्ष संबंध है, अतः तापमान बढ़ने पर नमी की मात्रा भी बढ़ती है। इसी कारण जो है इसी प्रकार जो है, इसलिए कारण आर और कथन ए की सही भी व्याख्या करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का जो अनुभव होता है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम यानी अपवाक होता है या तीक्ष्ण होता है या झुलसाने वाला होता है या उमस वाला होता है। तो ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का जो अनुभव तब होता है जब मौसम उमस वाला होता है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए वो डी विकल्प सही है, उमस वाला। आगे इसमें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है, जबकि ग्रीष्म काल में वायुमंडल में आर्द्रता अर्थात जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो मौसम उमस वाला होता है। इसका कारण है कि जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। इससे ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का जो है अनुभव होता है। तो ये रहा। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्रता परिणाम है। आर्द्रता किस चीज का जो है परिणाम है? तो ये परिणाम है वाष्पीकरण का या वाष्पोत्सर्जन का या ऊष्मा की उपस्थिति का या हवा में नमी की उपस्थिति का। तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, हवा में नमी की उपस्थिति का। यानी आर्द्रता परिणाम है हवा में नमी की उपस्थिति का। तो आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। गौरतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड आगे जो है अगला जो टॉपिक आपका है उससे रिलेटेड हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कथन ए है, कह रहा दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। और कारण आर कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है ए आर दोनों से आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो ये
ए आर दोनों सही तो हैं, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही है आपका, ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प होगा। आगे कह रहा है कि दोनों गोलार्धों में, यानी जो दोनों गोलार्ध हैं 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जहां वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद निम्न वायुदाब मिलता है। यद्यपि इस पेटी का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है, अतः कथन ये आपका सही है। और परंतु उपर्युक्त अक्षांशों के संदर्भ में महासागर एवं भूमि पर निर्मित निम्न वायुदाब केंद्रों का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होता है कि महासागरों पर निर्मित निम्न दाब क्षेत्र अस्थायी होते हैं, अतः कारण भी सही है। लेकिन यहाँ कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या जो है नहीं करता है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका बी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अक्षांश उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में किसे आप हार्श अक्षांश से संबंध करेंगे। तो हार्श अक्षांश से संबंध करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके पीसीएस में और आरओ में पूछा गया है। हार्श अक्षांश से जो संबंधित है वह 30 डिग्री जो अक्षांश है उसको हार्श अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो 2 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा, दोनों गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री और से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य जो वायुदाब पाया जाता है वह भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों से नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के जो है संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणामस्वरूप व्यापारी जलयान जो व्यापारी थे वो जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कह रहा है सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है। दूसरा कह रहा है हार्श अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। अब आगे कह रहा है कि कौन सा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल फर्स्ट वाला सही है, अर्थात फर्स्ट आपका सही है और सेकेंड आपका गलत है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब सबसे कम कहाँ होता है, यानी कब होता है, शीत ऋतु में या वसंत ऋतु में या शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। तो वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है, अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होती है। और आगे बादल से रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि इनको भी हम लोग देख ले रहे हैं। और ये 31वां लेक्चर है। इससे पहले घटना चक्र विश्व के भूगोल के 30 लेक्चर अपलोड किए गए हैं। जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट पर जा करके, और घटना चक्र, सामान्य घटना चक्र जो है भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक और लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। तो बादल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बादल परिणाम है। बादल किस चीज का जो है परिणाम है, वाष्पीकरण का या सामान्य ताप पर ह्रास दर का या कैटाबैटिक ह्रास दर का या संघनन का। तो जो बादल परिणाम है वो संघनन के परिणाम है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, संघनन। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है और जल के गैसीय अवस्था के तरल तथा ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिम कणों के समूह को बादल कहते हैं। सेकंड नंबर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कौन सा जो बादल है वो सबसे ज्यादा जो है
तीव्र वर्षा करता है तो वह बादल है आपका कपासी वर्षा। कपासी जो वर्षा बादल है वह अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प होगा कपासी वर्षा। और इसे रिलेटेड फैक्ट कह रहा है कि कपासी वर्षा बादल अधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिक होती है। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित, झंझा की जो अवधि है वो की अधिक संभावना होती है। इस जो है इनसे कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। और आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल हैं वो कौन से बादल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं उन्हें पछाव स्तरीय बादल कहा जाता है। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प है पछाव स्तरीय। ये सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। कह रहा है कि उपयुक्त विकल्प में पछाव स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। यह मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं पछाव स्तरीय बादल। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये कूट पर आधारित है और इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है संघनन, दूसरा उच्च ताप एवं आर्द्रता, तीसरा है पर्वत विज्ञान, चौथा है ऊर्ध्वाधर हवा। करा मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है। तो जो मेघ गर्जन होता है वो संघनन के कारण, जब बादल बनते हैं उसके कारण, दूसरा उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण, और एक पर्वत विज्ञान से कोई संबंध नहीं इसका, और ऊर्ध्वाधर हवा, हवाएं जब चलती हैं ऊर्ध्वाधर तो ये 3 चीजें यानी 1, 2 और 4 ये जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर जो है ये कह रहा कि मेघ गर्जन इनमें से किस तथ्य के कारण होता है। तो इन्हीं तथ्यों के कारण मेघ का गर्जन होता है। नहीं, राइट ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, तो सी विकल्प इसका सही होगा 1, 2, 4। उसके बाद से रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ कि मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं ऊर्ध्वाधर तीव्र गति से चलती हैं। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा संघनन के पश्चात होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण भयंकर आवाज उठती है। अतः पर्वत विज्ञान को छोड़कर सभी का संबंध मेघ गर्जन से है। और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि तड़ित झंझा के दौरान, तड़ित झंझा के जो है दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक तो पहला है कि आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, दूसरा है तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, तीसरा हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। केवल फर्स्ट और बी ऑप्शन कह रहा 2 और 3 और सी कह रहा 1 और 3 और डी कह रहा उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का डी विकल्प होगा, यानी इसमें से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है, डी ऑप्शन होगा। इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में मेघ गर्जन को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है, जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर उत्तर अंग्रेजी संस्करण में पूछे गए प्रश्न में दिया जो है संदर्भ में दिया जा रहा है। बिजली के चमकने की ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैलती है। इसी कारण भयंकर आवाज उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है और उपयुक्त में से कोई भी कारक मेघ गर्जन उत्पन्न नहीं करता है। तो ये राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा। और इसके साथ जो है 6 नंबर जो आपका है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ, बिरला तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलयन अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है ए ऑप्शन है कि कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए नहीं, और दूसरा कह रहा है
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, ये भी नहीं है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, ये भी इसका सही नहीं है। डी ऑप्शन सही है कि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए विरल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायुवलन अंतःक्षेपण का उपयोग का जो है सुझाव दिया गया। और इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट दिया हुआ है, देख ले रहे हैं कि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीकी पछाप मेघ विरलन तकनीक है। पछाप मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल हैं जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। इन मेघों पर बी स्मिथ ट्राई आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से बादल विरल हो जाते हैं और विरल होने के फलस्वरूप उनकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे भौमिक विकिरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जो है जाने लगेगा और इस तरह भूमंडलीय तापन कम हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिकी तकनीक के तहत समताप मंडल में सल्फेट वायुविलित यानी एरोसोल के छिड़काव से एक परत बन जाएगी जो सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में परावर्तित कर देगी, जिससे पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगा और इस तरह वैश्विक तापन कम होगा। और उसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, कराग मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? यानी अगर मेघ से आच्छादित रातें हैं तो ओस की जो बूंदें वो क्यों नहीं बनती हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। यानी पृथ्वी के जो विकिरण है उसको बादल वापस जो है परावर्तित कर देते हैं। और इसी से रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है कि ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। दिन में अत्यधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे वायु में जलवाष्प की मात्रा जो आर्द्रता है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाते हैं, जिसे ओस कहते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो पृथ्वी के जो विकिरण है को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। इसी कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनती है। तो ये रहा कुछ जो है प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए हम सोचे कि विश्व का भूगोल जो घटना चक्र चल रहा है छूटे ना। आर्द्रता और वायुदाब तथा बादल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने थे वो हम लोगों ने PYQ को देखा और उनके डिटेल के साथ। अब इसके बाद एक आर्थिक भूगोल विश्व भूगोल का घटना चक्र में आपके 3 या 4 लेक्चर और आएंगे, जिसमें आर्थिक भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की जो भी टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो है नया टॉपिक जो है घटना चक्र शुरू होगा। घटना चक्र भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और ये पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।